आपके लिए सेट थ्योरी का वर्कशीट 1.4 एंड 1.5 मैं सॉल्व करूंगी। और उसके पहले हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लीजिए, जैसे यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, वेन डायग्राम, ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है। पहला है वेन डायग्राम। ये क्या होता है? ये सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसके लिए मैंने डिफाइन पहले से ही लिख रखा है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। मतलब ये है कि सेट्स में कुछ ऐसे डायग्राम के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, सेट्स को शो करने के लिए, है ना। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, सेट्स के रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम जो डायग्राम यूज करते हैं उसको हम लोग स्पेशली बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे इसमें है कि हम जो यूनियन सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट, ये सारे का जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हम लोग यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से। और जितने भी सेट्स होते हैं उसको हम लोग ए बी, इस टाइप के सेट्स को हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं ऐसे। इसमें हम लोग सेट ए बी सी, जितने भी सेट्स आएंगे उसको हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं। और सर्किल के अंदर, है ना, इनसाइड द सर्किल एलिमेंट्स ऑफ A are retained and elements of B are retained inside another circle। और if यहाँ पर अगर 3 सेट हो तो हम एक तीसरा सर्किल भी बना लेते हैं और उसके सेट्स, उसके एलिमेंट्स को हम उसके इनसाइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं एक वेन डायग्राम के लिए एक रिप्रेजेंटेशन की हूँ। अब इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, जैसा हमारे क्वेश्चन में भी आएगा, और इसका हमें प्रूव भी करना पड़ेगा। तो उसके पहले हम लोग देख लें यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, ठीक है ना। पहले यूनियन ऑफ सेट्स, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। जब भी यूनियन की बात होती है, यूनियन ऑफ सेट नहीं होता है, सेट्स मीन्स 2 सेट्स होने ही चाहिए, उसका हमें यूनियन की बात करनी पड़ती है, ठीक है ना। यूनियन का मतलब 2 सेट्स, ए एंड बी अगर 2 सेट है, ठीक है ना, तो उसका यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट सी। सेट सी की जगह हम लिख सकते हैं इज द अनदर सेट। मैं ऐसे ही सी लिख दी, चूंकि वो जो थर्ड सेट आएगा इसका यूनियन, उसे हमें एक सेट का नाम देना पड़ेगा, और मैं सी दूं या डी दूं तो उसको हम लोग यहाँ अनदर सेट भी लिख सकते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर इन ए और इन बी। इसका मतलब होता है कि जो हमारा सेट बनेगा सी, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, है ना, जो हमारा सेट सी होगा वो क्या होगा? 2 सेट्स का यूनियन। तो उसमें कौन से एलिमेंट हो गए? या आइदर इन ए और इन बी। ए और बी के एलिमेंट होंगे, वो या ए में हो या बी में हो। कहने का ये मतलब है कि दोनों के एलिमेंट को हम लोग मिला के लिखते हैं, बट जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको एक ही बार हम लोग करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। जैसे, और इसको हम लोग क्या से, सिंबल क्या है इसका? सिंबल ये है, यूनियन का सिंबल होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। ए यूनियन बी क्या होगा? अगर ए यूनियन बी एक्स है, ठीक है, तो एक्स जो है वो एलिमेंट होगा ए का और एलिमेंट ऑफ बी। ए या बी में से किसी एक का एलिमेंट होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। कोई एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ। जैसे अगर ए है 1 2 3 और यहाँ पर अगर बी है 2 3 4, ठीक है, तो ये दोनों का यूनियन क्या होगा? तो ये दोनों का यूनियन सेट को अगर हम सी से डिनोट करें तो सी में आएगा 1 2 3। पहले हम एक का सारा लिख लेते हैं, 1 2 3। अब इसमें देखें 2 तो मैंने लिख ही दिया है, 3 भी मैं लिख चुकी। ये 4 है जो हमने नहीं लिखा है, तो इस 4 को लिखेंगे। मतलब यूनियन ऑफ सेट जो होगा वो दोनों के एलिमेंट्स को मिला के एक सेट होगा, बट कोई भी एलिमेंट जो दोनों में है उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, है ना, यूनियन के प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। इसमें आप लोग खुद देखें कि ए और बी 2 सेट है, तो या तो हम लोग ए यूनियन बी निकाले, है ना। यहाँ पर हम लोग ए यूनियन बी ही तो निकाले थे, भले हम लोग उसका नाम सी दे दिया था सेट का। तो ए यूनियन बी अगर ये है तो बी यूनियन ए भी निकाले तो भी तो यही आएगा।
बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे और वो एलिमेंट्स जैसे 2 3 को हमने लिख दिया तो केवल 1 लिखेंगे, इसमें 1 कर देंगे तो ये भी तो सेम हो जाएगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होता है ना। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना, कम्यूटेटिव लॉ। इसको मैंने यहीं पे लिख दिया है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में है, और यूनियन सी, ये 3 सेट्स के लिए है। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट में है, यानी बी यूनियन सी को एक अलग निकाल ले और एक को अलग, तो दोनों का यूनियन सेम होगा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच बीच में हमें इसका यूज पड़ेगा। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने लिया सेट ए इज इक्वल टू 1 2 और बी लिया, ठीक है, बी को लिया 2 और 3, और इसी तरह से हमने सेट सी लिया, सी को हमने लिया 3 और 4, इस तरह से हमने सेट लिया। तो हम देखते हैं कि ये 3 सेट्स में अगर ये वाला देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम पहले निकालेंगे तो होगा 1 2 एंड 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 3 हो जाएगा, और इसके साथ हम सी का यूनियन ले लेंगे तो उसमें एक 4 डाल देंगे, क्योंकि 3 हमने पहले लिख चुका है, तो क्या होगा 1 2 और 3 और 4, और इसी तरह इसको करेंगे ए यूनियन, तो ए यूनियन का मतलब है पहले हम लोग इसका काम करेंगे, ब्रैकेट का बी यूनियन सी निकालेंगे, तो बी यूनियन सी यानी कि 2 3 एंड 4, ठीक है, और उसके बाद इसमें से 1 ले लेंगे, 2 तो हमने, तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद थर्ड है ए यूनियन 5, 5 मीन्स नल सेट, ये क्या होगा ए, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। जो 5 जो होता है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। इसी तरह से हमारा फोर्थ लॉ है ए यूनियन ए, क्या होगा, ये तो ए ही होगा। इसके बाद है हमारा यू, यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए से ले तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से, तो ए के सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में है ही, तो वो यू हो जाएगा, इसको लॉ ऑफ यू बोलते हैं। इसी तरह से हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स के बाद हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, इसमें भी है सेट्स, मतलब जब भी हम इंटरसेक्शन को डिफाइन करेंगे तो 2 सेट्स को लेकर के सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, मतलब कोई सेट ए है और बी है, ठीक है ना, जैसे हमने, और इंटरसेक्शन का यहाँ पर ये सिंबल में लिखी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। जैसे अगर हम लोग सेट ए लिखते हैं 1 और 2 और बी लिखते हैं 2 और 3, तो इसमें जो कॉमन है, अगर हमने a इज इक्वल टू 1 2 लिया और b इज इक्वल टू 2 3 लिया, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है, जैसे इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो केवल 2 होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जैसे a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होता है x, और x एलिमेंट हो a एंड एलिमेंट हो b, मतलब x अगर है जो भी इसका जो हमारे a इंटरसेक्शन b है वो दोनों का एलिमेंट होगा, a एंड b दोनों का होगा। इंटरसेक्शन दोनों में इंटर है ना, दोनों में। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो है यूनियन के प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की तरह ही है, जैसे हमने यूनियन में लिखा ना कम्यूटेटिव लॉ, तो ये पहला प्रॉपर्टी सेम उसी तरह से a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, बिल्कुल इजी है। इसके बाद सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यानी कि तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये भी सेम होगा। इसको हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। और 5 इंटरसेक्शन a नल सेट, और उसमें a का इंटरसेक्शन, नल सेट में तो कुछ भी नहीं, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में होगा, कोई नहीं, 5 है ना। और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन a, तो a तो यूनिवर्सल सेट में आता ही है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, a ही तो होगा, है ना। इसको लॉ ऑफ फाई एंड यू बोलते हैं। इसके बाद हमारा एक है a इंटरसेक्शन a, तो दोनों में जो कॉमन है वो तो a ही होगा, है ना। a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये और ये बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, a इंटरसेक्शन b लिखते हैं पहले, है ना, ये और ये का इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, फिर यूनियन लिखते हैं और a इंटरसेक्शन c। इस तरह से हमारा ये जो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है ये पूरा खत्म हुआ। और आगे हम लोग अब देखते हैं कि इसमें क्या है। हमारा है 4th नंबर डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स
मतलब दो सेट का ही हम डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ए एंड बी का डिफरेंस क्या है? इन द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि ए एंड बी मतलब ए माइनस बी, ऑर्डर से हम लोग लेंगे ना। इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, है ना। ऑर्डर का मतलब ए एंड बी का डिफरेंस क्या होगा कि वैसे एलिमेंट्स ए के जिसमें बी का एक भी एलिमेंट्स नहीं हो। जैसे अगर हम लोग एक सेट ए ले ले 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट हम लोग बी ले ले, बी में है मान लीजिए 2 3 5 एंड 7, ठीक है। ये जो अब यहाँ पर है कि ए और बी है ना, तो ए माइनस बी इसको हम लोग डिनोट करेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें बी के वे एलिमेंट हम हटा देंगे, ठीक है ना। बी के हम ए का सारा एलिमेंट, इसमें बी के एलिमेंट को हटा दे। जैसे बी यहाँ पे 2 है, हम 2 को नहीं लिखेंगे और 3 को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 और 3 ये तो है ही नहीं, तो इसमें 2 और 3 को हटा करके ये हमारा क्या आएगा 1 एंड 4, ठीक है। हमारा a माइनस बी, ए का वो एलिमेंट जिसमें कि b का एक भी एलिमेंट नहीं, b के एलिमेंट को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से हम b माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो b के एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें a का एक भी, b के सारे एलिमेंट्स, लेकिन इसमें a का एलिमेंट है तो इसको हटा देते हैं। जैसे इसमें 2 यहाँ भी है और 3 को हम लोग हटा दें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 एंड 7। तो b माइनस ए का मतलब है b के सारे एलिमेंट्स में से a के जो एलिमेंट्स हैं, सारे तो a वाले इसमें है ही नहीं, लेकिन जो भी 2 एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, उसको जैसे यहाँ पर क्या है 2 है और 3 है, तो 2 3 को हम नहीं लिखेंगे, 5 7 को। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अब है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है? इसमें है कि अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट u को माने, लेट u भी यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एंड a इज ए सबसेट ऑफ u। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि a जो है वो u का ही एक सबसेट है। सबसेट का मतलब है कि a के सारे एलिमेंट u में होने चाहिए, है ना। तो u तो यूनिवर्सल सेट है और a जो है वो उसी का एक सबसेट है। उसी में से कुछ एलिमेंट्स को निकाल करके एक सेट बना हुआ है जो सबसेट ऑफ u कहलाएगा। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तब a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो a के एलिमेंट्स इसमें आ गए, है ना, a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और a में जो भी एलिमेंट्स है वो u के ही एलिमेंट्स हैं, तो a के एलिमेंट को हम हटा दें, बाकी जो u में हमारा बच गया वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कहलाएगा। सिंबल है इसका a डैश। अगर a का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो a डैश, ठीक है। अब यहाँ पर a डैश हम क्या लिखते हैं? a डैश इज इक्वल टू x। इस x का क्या मतलब है? इस x का मतलब है कि x u में है, x एलिमेंट ऑफ u, और x a का एलिमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। अगर हम u को मान ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और a को इसी का कोई एक सबसेट ले लें। इसी में का हम लोग केवल ऑड नंबर्स को ले ले 1 3 5, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ये पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो a के एलिमेंट है वो इसमें सारे के सारे हैं। यस, a इज सबसेट ऑफ u। अब ये सारे एलिमेंट्स को हम हटा दें, है ना, 1 3 5 को हटा दें, तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 6। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल होगा कि u हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे डॉट 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 कर देंगे तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और a, अगर a को यहाँ डॉट डॉट कर दे तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर। ये क्या है 1 3 5, ये क्या है नेचुरल नंबर का ऑड नंबर्स है। तो a डैश क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हमारे वर्कशीट में ये जब हम इसका यूज करेंगे तो आप देखिए कि हम लोग कैसे इस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ये कॉम्प्लीमेंट सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है? तो पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉ, a यूनियन a डैश इज इक्वल टू u। तो ये तो होगा ही, a
यूनियन ए डैश, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए जो हुआ, अगर ये हम लिए 1 2 5 1 3 5, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में देख सकते हैं ए क्या है 1 3 5 और ए डैश, है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है 2 4 6। तो दोनों का यूनियन, ये दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों को मिला के हम सारा लिख दें तो यू तो आ ही जाएगा। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ए ये और इस और ए डैश ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये 5 होगा। ये तुम लोग इस छोटे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी को अगर हम एक साथ ले लें, दो ये दोनों जो है सबसेट को हम लोग एक साथ ले लें, उसका यूनियन, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। और सेकेंड है डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा डी मॉर्गन्स लॉ से प्रूफ करने की कोशिश की हूँ। ऐसे ये वर्कशीट में भी है, मैं इसको एक बार फिर बताऊंगी वर्कशीट में, बट यहाँ पे देखें ए यूनियन बी, है ना, यहाँ सेकेंड ए यूनियन बी, जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये इन्वर्सर सेट हो गया, इसमें ये हमारा सेट ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी जो पूरा एरिया कवर किए, ये जो हमने सेट किया है ए और बी को मिला करके, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमने डॉटेड लाइन दिया है, ठीक है ना, ए यूनियन बी को हटा दिया तो इस ए यूनियन बी का एक कॉम्प्लीमेंट मिला डॉटेड लाइन, ठीक है। अब ये हमारा इतना हुआ LHS, अब इसका RHS ए डैश क्या होगा, अगर ये ए है तो ए डैश ये डॉटेड लाइन, ए को छोड़ के सारा, और बी डैश बी को छोड़ के सारा। अब इसको अगर इसके ऊपर हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख लेगा, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ हमारा ऐसा आएगा, जो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है, तो ये, तो हम देखेंगे कि ये था हमारा LHS, है ना, ये LHS था और ये RHS, ठीक है। तो ये दोनों फिगर हमारा सेम आ गया, डी मॉर्गन्स लॉ का ये प्रूफ है। ये हमारे वर्कशीट में भी क्वेश्चन, मैं इसको एक बार फिर बताऊंगी, लेकिन ये हमारा रफली यहाँ पे है डी मॉर्गन। इसी तरह से हम सेकेंड भी प्रूफ कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन, डबल कॉम्प्लीमेंशन का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो ए ही हो जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, ए है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट, अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाले, है ना, इसका हम लोग फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इसको इसमें से हटा दे, 2 4 6 इसमें से हटा दे 2 4 6, तो ये ए ही बच जाता है, ठीक है ना, 2 4 6 1 3 5 ए बच जाता है। तो ये हमारा हुआ लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन। कॉम्प्लीमेंशन में है कि हम अगर किसी का डबल कॉम्प्लीमेंशन करें तो वो खुद का सबसेट बच जाता है। इसके बाद लॉ ऑफ फाई एंड यू, ठीक है ना, 5 डैश क्या होगा, 5 डैश मीन्स कुछ भी नहीं, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो इन्वर्सर सेट से कुछ भी नहीं निकलेगा, तो यू पूरा का पूरा इन्वर्सर सेट बढ़ जाएगा, और यू डैश हमने पूरा इन्वर्सर सेट को ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया, निकाल दिया, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 के अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे। अब हमारा यहाँ पर है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। यहाँ पर सेट x है, x में एलिमेंट्स है 1 3 5 और y में एलिमेंट्स है 1 2 3, इसका हमें यूनियन निकालना है। तो हम यहाँ पर x यूनियन y, ये हमें लिखना है x यूनियन y। x यूनियन y में हम यहाँ पर पहले x के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 एंड 5, ठीक है, x के सारे एलिमेंट्स को हमने लिखा। अब y का एलिमेंट में जो हमने लिख लिया उसको मैं नहीं लिखूंगी, जैसे 1 और 3, तो यहाँ पर एक 2 बचता है, तो इस तरह से हमारा x यूनियन y निकल गया। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। अब यहाँ पर है थर्ड, ठीक है, सेकंड को मैं नहीं लिखी हूँ, सेकंड शायद बहुत आसान होगा, 1 से मिलता जुलता, इसलिए मैं यहाँ पर थर्ड लिखी हूँ। थर्ड में है a इज इक्वल टू क्या है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है,
और यहाँ पर बी है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर हमको ए यूनियन बी लिखना है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी में क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 3 होगा, ठीक है ना। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। जैसे यहाँ पर अगर हम a को देखें तो नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 में यहाँ पर 3, 6 इस तरह से हमारे आते जाएंगे। और यहाँ पर b में क्या आएगा, b में है नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये दोनों का यूनियन सेट क्या होगा, तो a यूनियन b में क्या होगा हमारा x, वेयर x इज मल्टीपल ऑफ 3 और उसमें भी है, इसमें है कि a यूनियन b, और a यूनियन b में हमारा हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, और लेकिन उसके बाद हमारा हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 हम नहीं लिखेंगे, 3 को मल्टीपल्स ऑफ 3 में हिला देंगे, 5 और a मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर हमें ये देखना है कि 1, 2, 3 को हम नहीं लिखेंगे, 3 तो मल्टीपल में आ जाएगा, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसके बाद एक 3 बच गया और सारे 3 के मल्टीपल, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, ठीक है ना, और ए मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे मैं 3 लिखी। इसके बाद 4, a इज इक्वल टू क्या है x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, x नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर b में x क्या है, नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पर ये x का रेंज है 1 से ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, और यहाँ पर है कि ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b में हम लोग क्या लिख सकते हैं मिला करके x, और x का रेंज हम लोग दोनों से मिलाएं तो 1 से बड़ा होगा, x का रेंज 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पर लेस देन 10, इसमें सारे आ गए, है ना। यहाँ पर 1 से बड़ा और लेस देन 6, ये सारा आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर फिर ये 6 से है, 6 से ग्रेटर एंड 10 से लेस, ये सारा आ गया। इसके बाद 5, a 1, 2, 3 और b 5 है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, ये तो 5, इसमें तो नल सेट, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और a में 1, 2, 3, तो ये दोनों का क्या आ जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल टू 1। हाँ, यहाँ पर है हमारा कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू नल सेट, तो ये दोनों का यूनियन क्या होगा 1, 2, 3, ठीक है, या हम दोनों का यूनियन सेट a भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a इज सबसेट ऑफ b, देन व्हाट इज a यूनियन b। यहाँ पर हमें देखना है कि a अगर b का सबसेट है तो a के सारे एलिमेंट्स तो b में आ ही गए हैं, ठीक है ना, तो a यूनियन b क्या होगा, a के सारे एलिमेंट्स b में आ गए हैं, तो a यूनियन b क्या होगा, हमारा सेट b हो जाएगा, और तो कुछ होगा ही नहीं, दोनों को मिला करके। इसके बाद है हमारा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि a एक सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स दिए हैं, b के दिए हुए हैं, c के दिए हुए हैं, d के दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें इसमें फाइंड करना है a यूनियन b। तो a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b एक सेट होगा, और वो सेट में a के सारे एलिमेंट्स होंगे और b के भी सारे एलिमेंट, बट कोई एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 1, 2, 3 एंड 4, a के सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, और b में 3, 4 हमने लिख दिया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 5 एंड 6, ठीक है। a और b को मिला करके सारे एलिमेंट्स को लोग लिखते हैं a यूनियन b में, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, जैसे 3, 4 दोनों में तो हम एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह a यूनियन b यूनियन c, इसका 1 के बाद में सीधे 5 लिखूँ, क्योंकि बीच के सारे क्वेश्चन वेरी इजी है, और इतने क्वेश्चन करने के बाद आप सारे कर सकते हैं। जैसे 5 में a यूनियन b यूनियन c, यानी तीनों को मिला करके लिखना है, ठीक है ना, तीनों को मिलाकर। तो पहले a के सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेंगे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, और फिर b के एलिमेंट्स में 3, 4 हमने लिखा है, तो 5, 6 को लिखेंगे केवल 5, 6, और फिर c में 5, 6 हमने लिखा है, तो हम यहाँ पे केवल 7, 8 हमने सारे एलिमेंट्स a, b और c के लिख लिए, और इसमें हमने कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं किया है। तो इसी तरह से हमारा हो गया b यूनियन c यूनियन d। तो b पहले हम लोग b के सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है, 3, 4, 5, 6, और फिर c है, तो c के एलिमेंट्स में 5, 6 हमने लिख लिया है, इसलिए हमें 7, 8 को लिखना है, ठीक है, 7, 8 को लिखना है। इसके बाद d है,
तो डी का 7 8 हमने लिख लिया है, तो हमें केवल 9 और 10 लिखना है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया और हमने सॉल्यूशन तो यहीं पे कर दिया, ठीक है, इसके सॉल्यूशन हमने यहीं पे कर दिया है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ 1 2 3 4 है ना 5 6, ठीक है। और ये इसका 5 का आंसर क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये इसका आंसर हुआ 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें हमने सारे बी सी और डी के एलिमेंट्स को ले लिए हैं और इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है। इसके बाद है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन वन हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 है। तो इसमें क्या हमारा क्वेश्चन है 5 में कि इसका इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे ये फर्स्ट है ना x और y, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग इसी से देख करके लिखते हैं। यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू क्या है 1 3 5, y इज इक्वल टू है 1 2 एंड 3। तो हमारा क्या है क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y जो दोनों में कॉमन है, 1 है दोनों में कॉमन और 3 भी है, तो 1 और 3 हो जाएगा। ये हमारा 1 बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है ए क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड ये x का एक रेंज दिया हुआ है और b भी एक नेचुरल नंबर है जिसमें रेंज ये दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखें तो दोनों का इंटरसेक्शन केवल 6 ही तो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें तो जो भी एलिमेंट है वो 6 है और 6 से लेस है, यानी कि इसके जो एलिमेंट है हमारे 1 भी नहीं है, है ना, इसमें 1 नहीं है, 1 से ग्रेटर है 2 3 4 5 6। और यहाँ पर b है ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू है हमारा 2 3 4 5 6 और b हमारा क्या है कि 6 से ग्रेटर, यानी कि 6 भी नहीं है, 7 है और इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 10 है, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 का 4 है। 5 का 4 में हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो एक दूसरे में नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो कॉमन है, ठीक है। यहाँ 6 तक है और यहाँ पे 7 8, तो इसका आंसर होगा हमारा a इंटरसेक्शन b क्या होगा 5 होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है a। 5 में a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 एंड 3 और b इज इक्वल टू है 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इसमें भी तो वही है, दोनों में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। इसके बाद 6 में a b c d ये सारे सेट्स दिए हुए हैं, इसका है a इंटरसेक्शन b। तो ये पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। a में सारे एलिमेंट्स है, b में तो कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 3 5 7 9 दोनों में है, फिर 11 भी है, तो हमारा हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 7 9 11। बच्चे यहाँ पे ध्यान देना है कि a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि जो एलिमेंट a में भी है और b में भी है ना, 7 9 11, तो यही होगा। अब यहाँ पर a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो पहले हमको क्या करना है कि b यूनियन c निकाल लेना है। पहले हमें b यूनियन c निकालना है, ठीक है, b यूनियन c, b और c का मिला करके। तो पहले हम लोग b का लिखे है ना, 7 9 11 और 30 ये b के सारे एलिमेंट। अब इसमें c के एलिमेंट में 11 यहाँ पर है 13, एक 15 आएगा, तो ये b यूनियन c हमने लिखा और a के साथ इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन। अब a और b यूनियन c में ये b यूनियन c है और ये दोनों में क्या कॉमन है, ये इसका 6 का आंसर आएगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, हम लोग यहाँ से देखें तो 7 है 9 है और 11 है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर इसका आएगा क्या, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हो 7 9 11, यानी कि इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 7 9 11 एक सेट के रूप में। अब यहाँ पे 8, ठीक है, 20 के क्वेश्चंस में इसलिए छोड़िए कि बहुत ही ईजी है। 8 a इंटरसेक्शन b यूनियन d, ठीक है, a तो हमारे पास है, तो b यूनियन d पहले निकाल ले, ठीक है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख ले 3 5
7, 9, 11, ये ए हो गया इंटरसेक्शन। और यहाँ पर बी यूनियन डी कर ले तो बी और डी का यूनियन, तो बी यूनियन डी क्या होगा 7, 9, ठीक है ना। ए यहाँ पे बी यूनियन डी है तो 7, 9, 11 और 13, और इसके साथ डी 15 और 17, ठीक है 15 और 17। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, 11 दोनों में है, 9 भी है, 7 भी है, तो इसका भी आंसर हो गया हमारा 7, 9, 11। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, ये 8 का आंसर है ना। बी यूनियन डी हमने लिखा और ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा हुआ 8 का आंसर, ठीक है। अब ये 9 में ए इंटरसेक्शन बी, जरा देखें तो ए और बी दोनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी तो हमने यहाँ भी निकाला हुआ है 7, 9, 11 है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी हमारा आया है 7, 9, 11, मैंने यहाँ भी निकाला। इसके बाद है हमारा बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मैं यहाँ भी निकाली हूँ, तो बी यूनियन सी मैं यहाँ से ले लेती हूँ 7, 9, 11, 13 एंड 15, और दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इसका भी है, इसका क्या आंसर आया 7, 9, 11। इसी को एक सेट के रूप में हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा 9 का आंसर आया, 9 का आंसर आया 7, 9, 11। अब 10 ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने नहीं निकाला है, अच्छा यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, ए यूनियन बी हो गया। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी यूनियन सी, तो बी हो गया हमारा 7, 9, 11, 13, और इसके साथ सी, ठीक है ना। ए यूनियन बी में हमने यहाँ पे 13 अभी छोड़ा है ना, यहाँ पे है 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 और एक 13 भी आएगा, और इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा बी यूनियन, तो बी हुआ 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, और सी यानी कि एक 15 आएगा, ठीक है। ये और ये दोनों सेट में जो कॉमन है वो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या होगा, दोनों सेट में जो कॉमन होगा, जैसे 3, 5 यहाँ पे नहीं है, 7 है, एक हम 7 लिखेंगे, 9 भी दोनों में है, 9 लिखेंगे, इसके बाद 11 भी दोनों में है और 13 भी है, तो हमारा ये आंसर आया इसका। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए जो है एक सेट है x, और x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और b भी एक सेट है, और b में जो x एलिमेंट वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का पूरा सेट है, b है इवन नंबर नेचुरल नंबर, और c है ऑड नेचुरल नंबर, और d है प्राइम नंबर्स। ये 4 सेट है हमारे पास, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऑड और ये प्राइम। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये नेचुरल नंबर का पूरा सेट है और ये इवन नेचुरल नंबर, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, तो यही तो कॉमन होगा ना, दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे x, और x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, वेयर x इज क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, यही तो हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है। a इंटरसेक्शन d, a और d, ठीक है ना, a में है जो वो पूरा नेचुरल नंबर है, और d में है कि प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पर है कि x इज ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पर सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल नंबर में हमारा जो है वो प्राइम नंबर को हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारा सेट पूरा डी ही तो हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग एक तरह से इसका आंसर हम लोग बहुत शॉर्ट में क्या लिख सकते थे कि ये पूरा बी सेट आ जा रहा है, तो इसको हम लोग बी लिख सकते हैं, है ना। ए इंटरसेक्शन बी पूरा तो हमारे बी का ही सेट आ गया, है ना। एक सीजन इवन नेचुरल नंबर, एक सीजन इवन, तो इसको हम लोग एक तरह से इसका आंसर हम लोग बी लिख सकते हैं। अब 7 को देखें, है ना, ए और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये डी, ये नेचुरल नंबर है और ये प्राइम नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, पूरा प्राइम नंबर, यानी कि एक तरह से हम लोग इसका आंसर सेट डी लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। क्वेश्चन 7 और इसका हम लोग थर्ड का आंसर पूरा डी लिख सकते हैं। इसका फोर्थ में है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी,
है ना। बी में क्या है कि इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ये तो कभी इसमें कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 5 लिखेंगे, ठीक है ना। एक इवन का सेट है, एक ऑड का सेट है, तो ये हम लोग डायरेक्ट 5 लिखेंगे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 5, ठीक है। तो इसमें है बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर, सारे इवन नेचुरल नंबर, और डी में है प्राइम नंबर। तो इसमें केवल इवन है और प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में हमारा केवल 2 इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, और 2 इसमें भी आएगा, तो इसका हम लोग आंसर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इज ए प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ये दोनों में आएगा, ठीक है। अब इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 6 में सी इंटरसेक्शन डी, सी में है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, और x इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पर है ये 7 का 6, इसमें हो गया हमारा क्वेश्चन कि ऑड जितने भी ऑड प्राइम्स हैं, है ना, ये नेचुरल नंबर में आ ही जाएंगे, जितने भी ऑड प्राइम हैं वो ऑड नंबर में आ ही जाएंगे, एक 2 हमारा जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x, और x जो है ईच एंड ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लें कि सी में ना ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, इसमें सारे प्राइम आएंगे 2 को छोड़, लेकिन दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन में 2 को हटा करके सारे आ जाएंगे, सारे ऑड प्राइम नंबर ही आएंगे। अब 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, इसमें डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है ना। 8 का 1 को हम लोग यहाँ पर देखें, ये 1 2 3 4 है, और यहाँ पर है x से नेचुरल नंबर एंड ये 4 से ग्रेटर है या इक्वल टू है ना, और 6। तो यहाँ पर ये देखें कि इसमें 4 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसको हम लोग फॉल्स लिख सकते हैं, यानी कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स हमें नहीं लिखना है, हमें इसमें ये लिखना है कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं, तो ये लिखे कि डिसजॉइंट नहीं है, या नॉट, या हम लोग लिखे कि नॉट, ठीक है, डिसजॉइंट, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, नॉट डिसजॉइंट। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखें 2 AEIOU CDEF, ई तो दोनों में है, तो ये भी डिसजॉइंट तो नहीं हुआ, ठीक है ना, नॉट। और इसमें है कि x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर, तो इवन और ऑड दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा हो गया एक डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्कशीट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8। अब 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 में है, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 A B C और D, ये 4 सेट हमारे पास हैं, इसमें A माइनस बी है ना, फर्स्ट निकाल A माइनस बी में हमारा क्या आएगा, वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो A में हैं, ठीक है, और B में नहीं है, A के वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, A के सारे एलिमेंट्स, लेकिन B वाला इसमें से हम लोग हटा देंगे। जैसे 4 को हम लोग यहाँ पर 4 तो है ही नहीं, 8 भी इसमें नहीं, 12 हम नहीं लिखेंगे, इसमें से केवल 12 में लिखेंगे, ठीक है। A के वे सारे एलिमेंट 3 6 9 15 18 और 21, ये हमारा हो गया A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी। अब यहाँ पर है सेकेंड है D माइनस बी, तो D माइनस बी सेट क्या होगा, D के वे एलिमेंट जिसमें B का कोई एलिमेंट ना हो, तो B का इसमें कौन सा एलिमेंट है हम लोग एक बार मिला लें, तो यहाँ पर है B का D के एलिमेंट हो गए 5 इसमें नहीं, 5 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 10 भी लिखेंगे, 15 भी लिखेंगे, और एक 20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20 है B का एलिमेंट, है ना, D माइनस बी, B के एलिमेंट को इसमें से हटा देना है। C माइनस डी, ठीक है ना, C माइनस डी में C के एलिमेंट्स को हमें लिखना है, लेकिन D का कोई एलिमेंट अगर है, जैसे 5 10 इसमें है, 10 हम नहीं लिखेंगे, और फिर 20 नहीं 10 एक नहीं लिखेंगे, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 2 4 6 8 12 और फिर 14 और उसके बाद 12 8 14 और फिर 16, तो यहाँ पर हमने इसमें से बस 10 हटाया है, क्योंकि 10 यहाँ पर है D में, ठीक है। C माइनस डी का मतलब कि C के सारे एलिमेंट्स, बट D का कोई एलिमेंट है तो उसको हमें रिमूव करना है।
इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, R जो है वो रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर के सेट में होता क्या है, रेशनल नंबर होता है और यहाँ पर इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा रेशनल, ठीक है, और प्लस इरेशनल, यही तो होता है हमारा रेशनल और इरेशनल मिला। अब यहाँ पर है कि R माइनस क्यू क्या होगा, तो R माइनस क्यू क्या होगा, पूरा रेशनल और इरेशनल के सेट से हम रेशनल के सेट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमारा R माइनस क्यू बना। इसके बाद 12 स्टेट वेदर इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। इसमें 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो ये तो ट्रू है क्योंकि इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, ये ट्रू लिखेंगे। AEIOU AB, इसमें तो एक एलिमेंट है कॉमन, तो ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। नहीं, यहाँ भी फॉल्स होगा क्योंकि 3 है दोनों में। यहाँ पे बच्चे हम देखें कि 3 दोनों में है, डिसजॉइंट सेट का मतलब कि ना इसका कोई एलिमेंट इसमें हो रहा, तो ये भी हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। ये फॉल्स होगा बिकॉज 3 इज कॉमन। यहाँ पे 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, 2, 6, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। ये दोनों इसके एलिमेंट बिल्कुल अलग है, सारे इवन है, ये ऑड होते बिल्कुल डिसजॉइंट। 2, 6, 10, 3, यहाँ भी ऑड और इवन है और कोई एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। इस तरह से हमारा 1.4 कंप्लीट हुआ। अब आगे है हमारा 1.5। हमारा 1.5 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है कि यू दिया हुआ इन्वर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो यहाँ पर ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मैं पहले ही बोली हूँ कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए सेट को हटा देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इसमें से हटा देंगे, बाकी हमारा जो बचेगा 5, 6 एंड 7, 8, 9, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स को इसमें से रिमूव कर देंगे। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी के सारे एलिमेंट्स को इसमें 2, 4, 6 सेट है ना, 2 को नहीं लिखना है, 4 को नहीं लिखना है, 6 को नहीं लिखना है, 8 को नहीं लिखना है, बाकी को हमें लिखना है, यानी 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है और 9 लिखना है। इसके बाद है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी पहले हम लोग निकाले, यहाँ पर हम लोग निकाले ए यूनियन सी, ठीक है ना। ये क्या होगा, ए यूनियन सी में ए पूरा आएगा, ठीक है, ये आएगा 1, 2, 3, 4 ए पूरा, और इसके बाद सी में 3, 4 हमने लिख लिया है, तो ये हो गया 5 एंड 6, ठीक है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से हटा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा, 7, 8 और ये 9, ठीक है ना। इसके सारे एलिमेंट्स को इसमें से हटा करके बाकी जो बचता है वो लिखना है। अब ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम लोग यहाँ पे लिखे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में पहले ए के एलिमेंट को लिखना होगा 1, 2, 3, 4 और फिर बी के एलिमेंट 2, 4 तो मैं लिख चुकी हूँ, यानी कि 6 और 8, इसमें 6 और 8, ठीक है। और इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये सारे एलिमेंट्स को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 5 नहीं माइनस करना है तो 5 लिखेंगे, 6 भी माइनस करना है, 7 नहीं माइनस करना है और 9 नहीं करना है, ये हो गया। अब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ये तो शुरू में ही मैं बताई थी कि ए आएगा, ठीक है ना, ये तो हमने बोर्ड पे बताया था शुरू में ही कॉन्सेप्ट कि ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट में, तो ए आएगा। बी माइनस सी, ठीक है ना, तो हम लोग पहले बी माइनस सी निकालेंगे, तो बी के वे एलिमेंट है ना, बी के सारे एलिमेंट, इसमें से सी के एलिमेंट्स को हटा देना है, तो इसमें से 4 हटा देना है और 6 हटा देना है, तो बी माइनस सी क्या आएगा, 2 आएगा और यहाँ पर आएगा 8, ठीक है, 2 आएगा 8 आएगा, 4, 6 चूंकि इसमें है हटा देंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 2 और 8 इसमें से हटा दें, इसमें से 2 और 8 को छोड़ करके हम लोग सारे लिखेंगे 1, 3, 4 और फिर यहाँ पर 5, 6, 7 और 9। ये बहुत इजी है और बहुत आराम से बन गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, पूरा नेचुरल नंबर का सेट हुआ ना 1, 2, 3, 4 यूनिवर्सल सेट है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, x
एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर के पूरे सेट में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा बचेगा एक्स, और एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। पूरे नेचुरल नंबर में से इवन को हमने हटा दिया तो ऑड नेचुरल नंबर ही तो बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर्स, यही तो सेट हमारा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि एक्स एलिमेंट हो नेचुरल नंबर, लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये तो शुरू में ही दे दिया है। इसके बाद सेकंड है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये तो फिर सेम चीज हो गया ना कि पूरे नेचुरल नंबर में से हमने ऑड हटा दिया तो क्या बचा एक्स, और एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम ये चाहे तो लिख भी सकते हैं कि एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। इसके बाद एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। एक्स जो है वो 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी एक्स होगा, और एक्स इज नॉट, सीधा लिखेंगे नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर। फिर यहाँ पर है एक्स इज ए प्राइम नंबर, सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा, इसी तरह से हमारा हो जाएगा क्योंकि सेम आंसर होगा हमारा एक्स, और एक्स जो है वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 4 है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर तो हम लोग लिखेंगे ही, और उसके बाद लिखेंगे एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। लेकिन एक चीज और है कि प्राइम नंबर्स को हमने हटाया लेकिन एक 1 भी बचेगा, है ना। एंड चूंकि 1 जो होता है ना वो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट में आता है, इसलिए 1 जरूर बचेगा हमारा, ठीक है ना। सारे नेचुरल नंबर में से हमने प्राइम को हटा दिया, कंपोजिट बचा, लेकिन 1 जरूर बचेगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इफ यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वेरीफाई, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई के लिए हम लोग 1 को यहाँ बना रहे हैं, तो पहले हम लोग ए यूनियन बी, वेरीफाई के लिए हम लोग पहले LHS निकालते हैं, ठीक है। LHS के लिए हम लोग ए यूनियन बी पहले निकालते हैं, तो ए यूनियन बी, इसमें से क्या होगा ए और बी, ठीक है, ए और बी, यानी कि ए 2 4 6 8, ए और बी का हो गया, 2 नहीं लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 7 लिखेंगे, ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हो गया कि ए यूनियन बी, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये हमारा LHS है, ठीक है ना, LHS, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये सारे को हम लोग इसमें से हटा दें तो क्या बचेगा हमारा 1, ठीक है ना। 2 4 6 8 ये हटा दें हम लोग 1, और यहाँ पे 3 भी बचेगा, इसके बाद हमारा 4 ये 5 बचेगा, 5 के बाद हमारा 7 भी यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे इतने ही सेट बचेंगे LHS में। इसके बाद हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। RHS के लिए हम लोग क्या करें, ए का कॉम्प्लीमेंट ले, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए 2 4 6 सेट, इसमें से 2 हटा दें हम लोग, ठीक है, 4 हटा दें, 6 हटा दें, 8 हटा दें, तो क्या हमारा बचेगा 1 3 5 7, ठीक है। और यहाँ पर है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बचेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को हम लोग यहाँ से हटा दें, 2 3 5 7 हटा दें, 2 हटा दें, ठीक है, 3 भी हटा दें, यानी कि 1 लिखेंगे, और 4 लिखेंगे, 5 भी हटा दिया हमने, तो फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर ये b का कॉम्प्लीमेंट मतलब 7 भी हटा दिए तो हम 8 लिखेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा 1 3, और यहाँ पे 5 यहाँ पे आएगा b, एक मिनट, b का कॉम्प्लीमेंट, b को हटाने पर यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखिए हम लोग ए यूनियन बी जो है ना, यहाँ पे 5 नहीं होगा, ठीक है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में 5 आया ना, ए यूनियन बी में 5 आया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हम 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों का यहाँ पर आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये RHS हमारा क्या आया, ए डैश और बी डैश, है ना। ये दोनों का इंटरसेक्शन 1 है, और उसके बाद हमारा है 3 भी यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए हम लोग 3 को, और हम लोग देखें बच्चे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए यूनियन बी हमारा ये आया है, यहाँ पे 3 है, हमने इसको फिर थोड़ा सा मिस्टेक किया, और ये हमारा केवल 1 होगा, ठीक है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1, देखिए बच्चे अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो प्रूफ में तो बहुत ही ईजिली हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको आराम से करें
तो एक भी सेट हमारा, एक भी एलिमेंट इधर उधर नहीं हुआ। तो इसमें हम लोग देखें 3, तो यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 3, और यहाँ पर ए डैश 1 3 5 7 और ये 1 4 6 है, ये दोनों में केवल वन कॉमन है, तो ये 1 आया। ठीक है ना, LHS और RHS इक्वल हुआ। ठीक है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा यहाँ पर भी आया 1 और यहाँ पर भी। और इसी तरह से हम लोग ये आराम से बना सकते हैं, A इंटरसेक्शन B निकाल करके। ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B हम लोग आराम से निकालेंगे और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट, और इस तरह से ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। इसको आप लोग ट्राई करेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये देखें, क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, A यूनियन B, A यूनियन B। तो एक हमने ये मैं पहले ही बताया कि वेन डायग्राम में हम लोग रेक्टेंगल को जो है वो पूरा यूनिवर्सल सेट लेते हैं और बाकी जो सेट होते हैं सब सेट, उसको हम लोग उसके सर्किल में दिखाते हैं। तो ये हमारा सेट A है और B। ठीक है, तो A यूनियन B क्या होगा, ये हमने जो दिखाया है A यूनियन B ये हुआ, A यूनियन B ये पूरा सेट हुआ। और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट जो इसमें नहीं है A यूनियन B के बाद, तो ये जो मैं ऐसे ऐसे लाइन दिखा रही हूँ ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर से एक बार बच्चों, ये A और B, A और B के टोटल एरिया को छोड़ दे तो बाकी जो एरिया है ना, ये जैसे एक बार फिर से आप देख लें कि ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो अगर इसको हम लोग डॉटेड से दें, ठीक है ना, तो ये A यूनियन B हो गया। ठीक है, ये डॉटेड जो भी डॉट है वो A यूनियन B, और ये हो गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये डॉटेड को छोड़ करके जो हमारे एरिया हैं वो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखें, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो एक हम लोग ये रेक्टेंगल लिए, इसमें A डैश क्या होगा, A हमने लिखा पूरा एलिमेंट और B भी किया। अब ये जो ये एलिमेंट है, इस पूरे सर्किल को छोड़ के बाकी जो भी हमारा एरिया हुआ वो क्या शो किया, वो A डैश को। और फिर B डैश क्या हुआ, B को छोड़ करके ये भी A का ये एरिया भी। ठीक है ना, सिर्फ हम लोग पूरा B के सर्किल को छोड़ करके ये जितने एरिया हुआ ये हमारा B डैश का काम करेगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट हो। और दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखा जाए, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन हमारा कौन सा एरिया हुआ, ये हम देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा A डैश, ये पूरा एरिया जो हुआ दोनों में कॉमन। ठीक है, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया कॉमन हुआ। ये देखो तुम लोग, ये एरिया, ये जो डॉटेड लाइन है बाहर, है ना, ये एरिया, यही एरिया तो कॉमन हुआ। आप खुद देखें कि सर्किल के बाद जो भी एक्स्ट्रा एरिया बचता है, ठीक है ना, ये इसमें क्या है, सर्किल है, तो इसमें ये नहीं सर्किल है, मतलब दोनों सर्किल को हटा करके जो हमारा एरिया बचा ये क्या हुआ हमारा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, और आप ये देखें तो ये दोनों का डायग्राम जो है वो इक्वल आया, ये और ये बिल्कुल सेम डायग्राम है, और ये इक्वल होता भी है। ये डी मॉर्गन्स लॉ भी है कि ये और ये इक्वल होता है। मैंने बोर्ड पे लिखा था कि दिस इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये एक तरह से डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ हमने प्रूफ किया है। ठीक है, अब ये सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B, है ना, पहले हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो है इसका A इंटरसेक्शन B कैसे होगा, ऐसे A है सेट और ये B है। ठीक है, A है B है, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा हुआ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इस एरिया को छोड़ के जितने एरिया हुए हमारे, ठीक है ना, A का भी और B का भी, बस ये एरिया को छोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये कॉमन एरिया को छोड़ देना है, बाकी सारा एरिया जो है हुआ। अब यहाँ पे 4 A डैश यूनियन B डैश, तो यहाँ पर A डैश मैं यहाँ पे पहले ही से लिख दी हूँ ताकि टाइम ना लगे। A डैश, A को छोड़ करके, इस सर्किल को छोड़ करके ये जितना पार्ट है हमने इसको सेट किया A डैश। B सर्किल को छोड़ करके जितना पार्ट है हमने सेट किया B डैश। अब एक A डैश यूनियन B डैश, ठीक है ना, A डैश यूनियन, अब इसको इसके ऊपर हम लोग रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन निकालते, यूनियन का होता है कि पहले तो ये पूरा A डैश यूनियन B डैश क्या है, A का पूरा और फिर इसमें जो कॉमन, जैसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको A डैश यूनियन B डैश। ये पहले तो हम लोग पूरा लिखें जो है ये शेडेड पोर्शन। ठीक है,
अब इसमें जो कॉमन है, जैसे ये पोर्शन, ये भी कॉमन आ गया, यानी कि ये आया ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। दोनों से मिला लेंगे, पहले हमने ये पूरा लिखा और फिर इसमें देखें कि ये वाला पार्ट छूट गया, तो इसको भी कौन, तो ये और ये आप देखेंगे कि सेम आया है ना, 3 और 4 सेम आया। तो ये हमारा डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ है। डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये हमारा सेकेंड लॉ, ये हमने सेकेंड लॉ को एक तरह से प्रूफ भी किया। मैं बोली भी थी बोर्ड पर कि मैं आपको एक बार प्रूफ दिखाऊंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। यू है वो सारे ट्रायंगल्स हैं इन ए प्लेन, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60। यहाँ पर है कि एंगल के बेसिस पर ये जो है ये ट्रायंगल दिया हुआ है कि जो ए है वो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि कम से कम एक एंगल 60 हो या 2 60 हो, ठीक है ना। कम से कम एक एंगल जो है एटलीस्ट वन डिफर फ्रॉम 60, एक एंगल 60 नहीं हो, ठीक है। और एक में है कि 2 एंगल 60 नहीं हो। एटलीस्ट का मतलब है कि पहला ट्रायंगल का सेट ऐसा है, दूसरा ट्रायंगल का, और तीसरा ट्रायंगल का सेट ऐसा है कि तीनों में से कोई भी 60 ना हो, ठीक है ना। ये हमारा दिया हुआ है कि ये जो ऐसा है सेट है उसमें ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स है जिसमें कि एक है कि कम से कम कोई एक एंगल भी 60 ना हो, 2 एंगल 60 ना होते, यानी कि इसमें से कौन सा केस छूट रहा है, तो वही तो केस छूट रहा है कि तीनों एंगल 60 हो। ऐसा केस इसमें नहीं है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, जिसमें तीनों एंगल 60 हो, यानी कि सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चे। एक एंगल 60 नहीं हो, 2 नहीं हो, तीनों नहीं हो, तो इसमें कौन सा केस बच गया। अगर इसको माइनस करिए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा केस इसमें से इन्वर्सल सेट में से बच जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो ऐसा ही केस बचेगा जब तीनों एंगल यानी कि सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का बच जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना, टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट मान लीजिए कि कोई ए है, ठीक है ना। ए है सेट अगर इवन नंबर का और ए का कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, है ना, दोनों का यूनियन क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों का यूनियन होगा, जैसे यहाँ पर हुआ कि ए यूनियन एड है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा एक तरह से माने तो यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हम ए जो है पूरा ए और उसमें से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये दोनों मिलकर ही तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। या तो कोई एलिमेंट ए है या ए में नहीं है, ठीक है ना, वो दोनों मिलकर के तो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यूनिवर्सल सेट हम लोग मान लें 1 2 3 4 और इसमें से ए मान लिए हम लोग 1 2, ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश हमारा हो जाएगा 3 और 4, तो ये दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 यानी कि यू। अब हो गया कि 5 डैश, है ना, 5 डैश इंटरसेक्शन ए, तो 5 डैश इंटरसेक्शन ए जो है वो हमारा आएगा ए, है ना। 5 डैश का मतलब कि ये 5 को हटा दे तो पूरा ये सेट और उसमें से इंटरसेक्शन ए को ले ले, है ना, तो वो पूरा हमारा हो जाएगा ए। अब होगा कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसमें तो कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं, जैसे ए हमारा और ए डैश तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा यानी कि ये 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर यू डैश है ना, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश का मतलब क्या है कि यू डैश पूरा हट गया और ए, तो इसमें भी तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यू डैश ये पूरा खत्म, फिर इसमें से ए, तो दोनों के बीच क्या है, दोनों एकदम अलग अलग हो गए, ये इसका अलग हुआ और यू डैश का मतलब हो गया 5, यू डैश का मतलब क्या हुआ 5 और ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो ये भी होगा हमारा 5। इस तरह से बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये वर्कशीट 1.4 एंड 1.5 आपने अच्छे से सीखा है। आप इसको फिर से रिवाइज करके बार बार देखें, आप डेफिनेटली ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।